नमस्कार। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनिमल टिश्यू के फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन इन फ्रॉग। Digestion. Digestion is a biological process. In this process, the complex form of food supplement broken down into simpler one. पाचन वह विधि है जिसमें भोजन के जटिल अवयव सरल में टूटते हैं। कहने का मतलब है कि जिस फॉर्म में हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, नेचर में उस फॉर्म में न्यूट्रिशन मौजूद नहीं है। अगर नेचर में डायरेक्टली उसी रूप में न्यूट्रिशन मौजूद होता तो हमें डाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जिस फॉर्म में हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में न्यूट्रिशन मौजूद नहीं है। हमारे शरीर को दो तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिशन उतने ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक है जितने माइक्रो, लेकिन उनकी मात्रा काफ़ी कम आवश्यक होती है, जिसमें विटामिन्स और बहुत सारे तरह के मिनरल्स हमारे शरीर को आवश्यक होती है। इसके अलावा जल तो खैर यूनिवर्सल है, इसकी आवश्यकता तो प्रत्येक प्राणी को होती है, इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो फ्रॉग में भी डाइजेशन उन्हीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट को तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। डाइजेशन फ्रॉग में दो तरीके से किया जाता है। डाइजेशन करने के लिए हम फ्रॉग में, या यूं कहें कि डाइजेशन को फ्रॉग या लगभग कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वह कई तरह के अंगों से, ऑर्गन से मिलकर के बना होगा। जब यह सिस्टम है, कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे होंगे, तभी एक सिस्टम क्रिएट हुआ होगा। फ्रॉग में भी डाइजेस्टिव सिस्टम उसके डाइजेस्टिव कैनल्स और उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर के बना है। डाइजेस्टिव कैनल्स को एलिमेंट्री कैनल्स भी कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनल्स या इसी को डाइजेस्टिव कैनल्स भी कहते हैं, और या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कैनल नली, सुरंग कह सकते हैं। यह वह रास्ता है जिससे कि भोजन, फूड सप्लीमेंट होकर के गुजरते हैं। माउथ टू एनस शरीर का एक रास्ता बना हुआ है जो फूड सप्लीमेंट को इन और उसको अंदर में तोड़ करके उसके जितने भी काम की चीजें हैं उसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी अनडाइजेस्टेड फूड सप्लीमेंट को एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जहां जहां से होकर के गुजारा जाता है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत पढ़ते हैं। फ्रॉग में भी एलिमेंट्री कैनल बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना है। हम लोग एक एक करके एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों पर बात करेंगे। पहले एलिमेंट्री कैनल को हम लोग देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनल सबसे पहले उसका जो सबसे ऊपर सुपीरियर हेड, टॉप ऑफ द हेड, उसका सबसे ऊपर का जो एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग है उसको माउथ कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल का जो आरंभ होता है वो एंटीरियर ओपनिंग माउथ से होता है। माउथ
फ्रॉग का फिक्स होता है उसका अपर जॉ, उसका जो फ्रॉग का अपर जॉ होता है वो इमूवेबल होता है, वो मूव नहीं कर सकता है। उसका लोअर जॉ मूवेबल होता है, लेकिन उसके मुंह का जो चौड़ाई होता है इस हिसाब से नेचर ने डेवलप किया है कि वो अपने से बड़े शिकार को भी पकड़ सकते हैं। अपने से बड़े नहीं, काफी बड़े बड़े शिकार को पकड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि फ्रॉग एक कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, उसके मेन फीडिंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स और उसके लार्वा हैं, उन्हीं को फीड करके वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। तो इंसेक्ट्स को वो शिकार प्रे के रूप में कंज्यूम करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। तो शिकार को इंटरनली पकड़ने के लिए उसके माउथ उसकी सहायता करते हैं। तो माउथ ऑफ फ्रॉग इज द एंटीरियर मोस्ट ओपनिंग विच इज सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ द हेड। दूसरा ऑर्गन है बको फेरिंगिल कैविटी। आमतौर पे जो दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उसमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन चूंकि फ्रॉग का पूरा बॉडी सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड है, हेड और ट्रंक, नेक उसका नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके माउथ और उसके बकल कैविटी और उसके फेरिंग्स दोनों कंबाइंड रूप से बकोफेरेंगिल कैविटी के रूप में जाने जाते हैं। बकोफेरेंगिल कैविटी के भीतर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें पहला स्थान है टीथ का। टीथ, फ्रॉग के टीथ उसके लोअर जॉ में एब्सेंट होते हैं। फ्रॉग का टीथ उसके अपर जॉ में मौजूद होता है, जो पॉलीडोंट होता है, मतलब लाइफ में बहुत बार टूटते हैं और बहुत बार उसके जगह पे रिप्लेस होकर के नए दांत आते हैं। फ्रॉग के जो टीथ है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ विच आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स माउथ। एक मैक्सिलरी, जिनकी संख्या 3 होती है, और दूसरा वेमिराइन। ये वोमेरिन जो टीथ है उसकी संख्या 2 होती है। इनके सारे दांत एक ही साइज के होते हैं, जिसको कि होमोडंट कहा जाता है। तो इनके जो टीथ है, एक तो सिमिलर साइज के होते हैं, तो सिमिलर साइज के टीथ को होमोडंट कहते हैं, होमोडंट। और उनके दांत कई बार रिप्लेस हो सकते हैं, उसको पॉलीडंट कहते हैं। तो पहला ऑर्गन इनसाइड बकल कैविटी, बकोफेरेंगिल कैविटी इज टीथ। दूसरा जो उसका ऑर्गन है वो सब रोस्टल फोसा, सब रोस्टल फोसा। हम जानते हैं कि फ्रॉग में 3 तरह का रेस्पिरेशन पाया जाता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जब वो एवेस्टिवेशन पीरियड में होते हैं, मींस समर और विंटर स्लीप के दौरान। दूसरा, चूंकि वो एम्फीबियस इन नेचर हैं तो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो जब पानी में रहते हैं तो उनके शरीर में बकोफेरेंगिल रेस्पिरेशन होता है, और जबकि वो जमीन पे होते हैं तब उनके शरीर में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो इन केस जब वो पानी में होते हैं और उनके शरीर में बकोफेरेंगिल रेस्पिरेशन होता है, तो उनके सब रोस्टल फोसा उनके अंदर के फेरिंग्स को टाइटली क्लोज्ड कर देते हैं ताकि पानी अंदर न जा सके। तीसरा ऑर्गन टंग। फ्रॉग का टंग विशेष तौर पे बना होता है। सामने का भाग फिक्स होता है,
जबकि पीछे का जो बैक साइड ऑफ टंग है वो बाइलोब्ड मुड़ा हुआ होता है। जब उसको प्रे शिकार करना होता है तब उस कंडीशन में वो अपने जीभ को बाहर की तरफ लंबा फेंक सकता है और उसमें एक तरह का गम होता है उसके सलाइवा में, जो शिकार को अपने अंदर चिपका लेता है और चिपका करके फिर वो उसको अंदर लपेट करके खींच लेता है। ऐसे में उसके जो मैक्सिलरी टीथ है वो शिकार को चोट पहुंचाते हैं। वो उस टीथ से वो काट नहीं सकता है, चबा नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ चोट पहुंचा सकता है। तो उसके जो टीथ होते हैं स्पेशल टाइप के होते हैं जो फिक्स होते हैं इन फ्रंट साइड, और हिंडर एंड में जो पीछे का साइड होता है उसमें बाइलोड और ट्विस्टेड होते हैं। नेक्स्ट, बकोट्रैकियल कैविटी। हम सब जानते हैं कि फ्रॉग बरसात के सीजन में टर्टर करता है, टर्टराता है, जिसको क्रॉकिंग कहा जाता है। क्रॉकिंग इज ए मेटिंग कॉल फॉर फीमेल फ्रॉग्स। चूंकि ये इनका ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग करने के लिए वो अपने अंदर से एक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो दूर तक सुनाई देता है, और इसके लिए उनके बकोट्रैकियल कैविटी में, उनके ट्रैकिया के पास जो उनका ग्लोटिस होता है, उस ग्लोटिस में उनके लैरिंग्स विशेष तौर पे बने होते हैं जो एक प्रकार के साउंड को बाहर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्लोटिस अभी हमने बात की। इसके अलावा ब्लगिंग आईज, क्योंकि फ्रॉग के आईज के ऊपर पलक झपकाने वाली व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके जो आई के रेटिनाज होते हैं वो एक एग्जैक्ट पॉइंट पर जब वो देख रहे होते हैं तो उनका जो आईज का नेचर होता है वो ब्लंगिंग का होता है। तो ये एक ऑर्गन उनके बकोफेरेंजियल कैविटी के भीतर पाया जाता है। इसके बाद बकोफेरेंजियल्स के बाद इसका छोटा सा एक ओएसोफेगस, आमतौर पर जो दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर में ओएसोफेगस लंबा होता है। ओएसोफेगस एक फूड पाइप होता है जो माउथ बकल कैविटी को स्टोमक से कनेक्ट करता है, लेकिन चूंकि इसमें नेक नहीं होने के कारण इसका ओएसोफेगस एक छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बकोफेरेंजियल कैविटी को स्टोमक से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑर्गन स्टोमक। ये दो तरह का होता है, एक कार्डिक स्टोमक और दूसरा पाइलोरिक स्टोमक। कार्डियक स्टोमक जस्ट कार्डियक के पास होता है जिसका मेन फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ बैकवर्ड फ्लो। ऑफ फूड सप्लीमेंट। जब फूड बकोफेरेंजियल कैविटी से स्टोमक में आता है तो वापस बैकवर्ड फ्लो ना हो उसके लिए उसके कार्डिक स्टोमक में एक बैरियर होता है जो उसको वापस जाने से रोकता है। दूसरा पाइलोरिक स्टोमक। पाइलोरिक स्टोमक फूड सप्लीमेंट को नेक्स्ट इंटेस्टाइन में जाने के लिए कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग इसमें पावर होती है जो फूड सप्लीमेंट को इंटेस्टाइन में जाने के हिसाब से मैनेज करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद जो फूड सप्लीमेंट होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक
डिओडेनम और दूसरा इलियम। डिओडेनम लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल, तीनों तरह के जो जूसेस इसमें इन सेक्रेट्स होते हैं उसके लिए डक्ट्स यहीं पे होता है डिओडेनम में। और इलियम जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन, जो पच जाते हैं भोजन उनको एब्जॉर्ब करने का काम इलियम के भीतर किया जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो क्लोका में पहुंच जाता है। क्लोका के बाद क्लोका से होकर के रेक्टम के सहारे जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो बाहर हो जाते हैं। क्लोका जो अननेसेसरी वाटर होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरियाज यहां पे फंक्शन करते हैं जो भोजन को, अनडाइजेस्टेड फूड को, उसके कुछ विटामिन्स यहां पे एब्जॉर्ब होते हैं और उसको फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनल है जो उसके माउथ से स्टार्ट होता है। उसके बाद माउथ के बाद बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी में टीथ होते हैं जो होमोडेंट होते हैं, मतलब एक ही प्रकार के उनका साइज होता है, शेप होता है। मैक्सिलरी टीथ और वर्मेराइन टीथ, दो तरह के टीथ होते हैं जो लाइफ में बहुतों बार रिप्लेस हो सकते हैं, जिनको पॉलीडेंट टीथ भी कहा जाता है। उसके बाद सब रोस्टल कोसा फोर्सा, जिसमें उनके जो उनका माउथ का इंटीरियर पार्ट होता है, इनसाइड वाटर जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो वो टाइटली क्लोज हो जाता है ताकि पानी अंदर न जा सके। उसके बाद उनका टंग होता है। टंग हमने अभी पढ़ा कि जो उनका फ्रंट होता है वो फिक्स होता है, फ्रंट फिक्स होता है, जबकि उसका जो हिंडर साइड है वो हिंडर साइड ऑफ टंग इज फ्लेक्सिबल। टंग का उनके शिकार को पकड़ने में सबसे बड़ा रोल होता है। इसके सहारे वो दूर दूर से वो अपने प्रे को बहुत आसानी से खींच सकते हैं। बड़े बड़े जो बटरफ्लाइज होते हैं, जो बड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, उनको आसानी से वो कैच कर सकते हैं। उसके बाद बकोट्रैकियल कैविटी, ग्लोटिस, ब्लगिंग आईज। उसके बाद फिर फूड सप्लीमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां डिओडेनम और इलियम अपने काम करते हैं। डिओडेनम में जितने भी जूसेस आते हैं उनके डक्ट्स डिओडेनम के अंतर्गत मौजूद होते हैं। इलियम डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्लोका और रेक्टम के बाहर, क्लोका के से होते हुए रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनल के बाद आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ फ्रॉग में सबसे पहला जो डाइजेस्टिव उसका ऑर्गन है वो लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। जो दो भागों में बटा होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब, लेकिन दोनों के दोनों ज्वाइंट होते हैं ईच अदर, एक दूसरे से दोनों के दोनों ज्वाइंटेड रहते हैं। कौन सा? तो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड राइट लोब ऑफ लिवर। लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है।
ठीक है। बाइल जूस का सेक्रेशन लीवर के द्वारा होता है, जो एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है, एल्कलाइन नेचर का होता है। लीवर के पास ही एक थैली के जैसा ब्लूइश ग्रीन एक बैड स्ट्रक्चर में एक ऑर्गन होता है जो बाइल जूस को अपने अंदर रखता है, मतलब स्टोर करके रखता है। ये स्टोर करता है और ये सेक्रेट करता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के दो ग्लैंड्स मेन, एक लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और दूसरा गल ब्लैडर। गल ब्लैडर बैग लाइक स्ट्रक्चर है और लीवर के पास ही, लीवर का ही एक ऑर्गन इसको भी माना जाता है, लीवर के में ही ये सिचुएटेड होता है लीवर के पास, और ये बाइल जूस को बना करके अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सेक्रेट करता है लीवर, स्टोर करता है गल ब्लैडर। नेक्स्ट ऑर्गन पैनक्रियाज। पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में एक प्रकार का लोब्यूल्स, पैनक्रियाज मेड ऑफ ए लोब्यूल्स which secretes pancreatic juice. Lobules contains a type of enzymes which are capable to digest so many food supplements. These enzymes are amylase, maltase, lipase and हो गया, इसको मिटा देते हैं, ऊपर नहीं जा रहा है इसके। पैनक्रियाज के बाद गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सिचुएटेड इन स्टोमक, gastric glands is situated in stomach which secretes gastric juice which are acidic in nature. Gastric juice acidic in nature. Gastric glands contains two types of cells. Gastric glands में दो तरह के cells होते हैं. One is called peptic and another is called oxyntic. There are two types of cells situated in gastric glands. One is called peptic and another is called oxyntic. Peptic cells and oxyntic cells. Peptic cells contains proenzymes प्रोरेनिन। जो पेप्टिक सेल होता है वो प्रोएंजाइम प्रोरेनिन को रखता है, विच कैपेबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को पचाते हैं। जबकि ऑक्सेंटिक सेल contains mucus. Mucus, a type of lubricant which main function is
टू लुब्रिकेटिंग होल इंटेस्टाइनल और अदर ग्लैंड्स। जब भोजन ओएसोफेगस के बाद स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में आता है तो इंटेस्टाइन की जो नली होती है पतली होती है। ऐसे में उसको गीला करके जो फूड सप्लीमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए म्यूकस एक तरह का सिलिएटेड एपिथेलियम सेल होता है जो गीला करके रखता है ताकि सरलता से फूड सप्लीमेंट आगे की तरफ बढ़ते जाएं। उसके बाद इंटेस्टाइनल glands which secretes intestinal juice. Intestinal juice secretes so many types of enzymes: peptidase, lipase, maltase, and it also secretes a type of activator. यहां पे इंजाइम्स का फंक्शन होता है कि जब जैसे कि किसी को तोड़ना है, जैसे ये इस कलम को तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए जो हथौड़ा होगा इससे ज्यादा मजबूत होना चाहिए तभी जाकर के ये टूटेगा। जैसे ईंटा को तोड़ना है तो लोहे के हथौड़ी से तोड़ा जाता है, ठीक है। ईंटा से ईंटा को तोड़ेंगे तो तोड़ने वाला ईंटा ही टूट जाएगा। यहाँ फूड सप्लीमेंट को तोड़ने के लिए उससे भी हार्ड कॉम्प्लेक्स चीजों से उसको तोड़ना चाहिए पड़ता है और वो इंजाइम्स ये काम करते हैं। इंजाइम्स जितने भी तरह के होते हैं जो उसको तोड़ते हैं वो एक तरह का कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का काम होता है कि वो जो रिएक्शन के गति है उसको कंट्रोल करें। कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उसके जो रिएक्शन का जो माहौल है या तो उसका हीट बढ़ा करके उसका प्रेशर करके वो उसको तोड़ते हैं। इसमें एक तरह का एक्टिवेटर होता है जिसको इंडोकाइनेज कहते हैं, इंट्रोकाइनेज। ये एक्टिवेटर है जो एक्टिवेट करता है इन इंजाइम्स को। एक तरह से देखा जाए तो डाइजेशन पाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें फूड सप्लीमेंट को तोड़ करके सिंपल फॉर्म में बनाने का होता है। क्योंकि लास्टली हमारे सेल को न्यूट्रिशन चाहिए जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जितने भी सेल्स हैं वहां तक जो हमारा खाया हुआ फूड सप्लीमेंट है जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर के हर एक सेल तक पहुंचता है और सारे सेल को जिस मात्रा में जिस